हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 मीन्स एलपी लेवल का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कबीर भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, कृष्णाश्रय, रामाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बता दूं, कबीर दास 15वीं सदी के कवि हैं, 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि हैं और ये भक्ति कालीन युग के ज्ञानाश्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा की काव्य धारा के कवि हैं। सगुण एक होता है, एक निर्गुण होता है। तो निर्गुण शाखा के, जो कि ये निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि जो ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इनके जो भगवान होते हैं बिना आकार के वो निराकार होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण शाखा के कवि हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? निम्नलिखित कौन सी पंक्ति अशुद्ध है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। यह कविता कबीर ने लिखी है, हाथी मोटा है, लड़के ने पत्र लिखा, एंड डी नंबर माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है। तो आप लोग के अनुसार कौन सा यहाँ पे पंक्तियाँ जो है अशुद्ध है? यहाँ पे इसका देखेंगे पहला नंबर, जो कि यह कविता कबीर ने लिखी है, तो ये तो शुद्ध है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। एंड बी नंबर हाथी मोटा है, हाँ ये भी सही है। एंड नेक्स्ट है लड़के ने पत्र लिखा, बिल्कुल ये तो बहुत शुद्ध पंक्तियाँ है। एंड नेक्स्ट देखेंगे माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है। कैसे होगा? माला ने, जब कर्ता ने लगता है, कर्ता एक कारक होता है, कारक का एक प्रकार है कर्ता, जब कर्ता के साथ जब ने लगता है ना, तो हम जो लास्ट का अपना वर्ब का फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे चुकी है नहीं होता, चुका है होता है। लड़की हो चाहे लड़का, बहुत लोग का कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे तो लड़की है माला, तो ऑब्वियसली चुकी है होगा, लड़का होगा तो चुका है। नहीं, जब हम कर्ता के साथ ने लगाते हैं, तो जब ने लगाने के बाद उसका अंत में जब वो वर्ब का फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ क्रिया का, तो यहाँ पे उसका चुका है या किया है या फिर जो भी उसका पुल्लिंग का एक फॉर्म आता है वो लिखेंगे हम। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऐसे होगा कि माला ने पुस्तक पढ़ा, न कि पढ़ चुकी है, ऐसा नहीं होगा, माला ने पुस्तक पढ़ा। तो यहाँ पे अशुद्ध पंक्ति हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123। तो 123 नंबर क्वेश्चन है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर, आयोगवा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है कि जो उच्चारण हम करते हैं वो उच्चारण में जो दीर्घ स्वर होता है, उस दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगने वाला कौन सा स्वर है। तो एक बात बता दूं आप लोग को, जो हमारा स्वर है वो स्वर 3 प्रकार का होता है। स्वर 3 प्रकार का होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर एंड तीसरा होता है प्लुत स्वर। कुल 3 ही स्वर होता है। तो यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर होता है वो एक मात्रिक होता है, और जो दीर्घ स्वर होता है वो द्विमात्रिक होता है, और जो तीसरा होता है वो प्लुत स्वर, इससे जो कि त्रिमात्रिक होता है। तो ये पता ही चल गया कि जो सबसे तीसरा है जो प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। प्लुत स्वर क्या होता है? त्रिमात्रिक। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा? प्लुत स्वर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, क्योंकि दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर जितना समय लगता है उसके नेक्स्ट जितना वो लगेगा उसके 2 गुना लगता है प्लुत स्वर का। तो इसलिए हमारा पूछा है क्वेश्चन कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगने वाला कौन सा स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लुत। और सबसे कम जो होगा वो क्या होगा? हमारा ह्रस्व स्वर जो कि एक मात्रिक होता है, एंड दीर्घ स्वर जो कि द्विमात्रिक होता है, और प्लुत स्वर जो कि त्रिमात्रिक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो प्लुत स्वर होता है ये त्रिमात्रिक होता है। इतना ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को कहाँ से कैसा पूछ दे कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोग को पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है कि किस तरह से क्या क्वेश्चन देगा हम लोग को, और आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते जाना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 124। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही होता है? तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दर्शन, मन, पराठा, डी सितार। इसका राइट आंसर क्या होगा? आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए जो सदैव का बहुवचन का प्रयोग हमेशा किया जाता है। कोई चीज़ का जो होता है ना, जो समाज में उसका ज़्यादा सम्मान है, जो आदरणीय जिसको दृष्टि से देखा जाता है, वो हमेशा से क्या होता है? सदैव बहुवचन होता है। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो एक ही हो, देखने में तो ऐसे पता है वो एक ही वचन है, ठीक है, एक वचन है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक भी होता है। लेकिन यदि वो आदरणीय और सम्मानीय है, उसको
वो वर्ड कहने के साथ ही हमारे अंदर इस सम्मान आता है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा सदैव बहुवचन। तो जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे दर्शन, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, ये सब चीज़ जो है, हाल चाल, ये सब क्या है, सदैव बहुवचन। यहाँ पे आपका जो मन है, मन तो होगा नहीं, फराटा होगा नहीं, सितार होगा नहीं, किंतु ये जो दर्शन है, ये दर्शन हो जाएगा सदैव बहुवचन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन। तो 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंदी का लिपि है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है, ग्रीक, देवनागरी, रोमन, अरमाक। तो हिंदी का जो हमारा लिपि होता है, उसका लिपि हो जाएगा देवनागरी। इतना याद कर लीजिएगा, हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, 15, 25, 18, 22। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि हिंदी जो होता है, हिंदी का जो भाषा की बोलियों की संख्या पूछा है ना, तो हिंदी का जो भाषा है पहले उसका उपभाषा कितना होता है, उन उपभाषाओं से ही बोलियां होती है। तो हिंदी का जो उपभाषा होता है 5, इतना याद रखिएगा। हिंदी का जो उपभाषा होता है 5 और बोलियां, उनकी बोलियां कुल कितनी होती है, तो आंसर बता दो इसका 18, कुल 18 उसकी बोलियां होती है। उपभाषा 5 और 18 उनकी बोलियां होती है। अब हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन से हमारी उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां कौन कौन सी है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे एक अपभ्रंश आता है। तो सबको पता है कि अपभ्रंश से ही होके हिंदी की उत्पत्ति होती है। अपभ्रंश कितने है हमारे हिंदी का, शॉर्ट श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, कुल 3 है। तो शॉर्ट श्रेणी का कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो 3 उपभाषाएं हैं। आज क्वेश्चन से ऐसा आता है रज कि कौन से अपभ्रंश से होके आया है। तो आप लोग हिंदी का जो हमारा 3 अपभ्रंश याद रखिएगा। 3 होता है कि शॉर्ट श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, और शॉर्ट श्रेणी का कुल 3 उपभाषाएं हैं। तो शॉर्ट श्रेणी में आता है पहला कि पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, ये तो उपभाषाएं होगी। बोलियां कितनी होती है, तो बोलियां पश्चिमी हिंदी की 5-6 होती है, कुल 6 बोलियां। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, निमाड़ी, ये हो गया पश्चिमी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी की कुल 4 बोलियां हैं, मरवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। एंड पहाड़ी का भी कुल 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी जो कि नेपाली के नाम से जानते हैं, एक मध्यवर्ती पहाड़ी जो कि कुमाऊनी गढ़वाली के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट अपभ्रंश आता है मागधी। तो मागधी की कितनी उपभाषाएं हैं, एक बिहारी, और बिहारी की कितनी बोलियां हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। आता है क्वेश्चन की जो मैथिली बोलियां है कौन सी उपभाषा का है या फिर कौन सी अपभ्रंश से आया है। तो याद रखिएगा, मैथिली अपभ्रंश पूछेगा तो मागधी और उपभाषा पूछेगा तो बिहारी। मगही, भोजपुरी, कोई भी आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप लोग को जो ये टेबल दी हूँ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये आप लोग को कंफर्म है। बस आप लोग समझने की ये है कि कौन सा अपभ्रंश है, कौन सा उपभाषा और उनकी कौन कौन सी बोलियां है, बस इतना आप लोग को जानने की जरूरत है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपभ्रंश अर्धमागधी। अर्धमागधी का भी एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का भी 3 बोलियां है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां है, पूर्वी हिंदी का कौन सा अपभ्रंश है, तो अर्धमागधी। तो अर्धमागधी की भी कौन कौन सी बोलियां होती है, ये भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये रहा आपका कुल हिंदी का हमारा अपभ्रंश, उपभाषा और बोलियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता ही सकते हैं कितना, 18 बोलियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रकार होता है एक सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो उन क्रियाओं का जो अकर्मक क्रिया है कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होता क्या है। यहाँ पे आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर है कि उसका सिर खुजलाता है, बी में है कि वह अपना सिर खुजलाता है, एंड सी नंबर जी घबराता है, एंड डी नंबर वह लजा रही है। तो इसमें आप लोग को पहले जानना होगा कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो आप लोग को बता दूं कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो क्रिया का जो 2 रूप होता है, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जो कि कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई कर्म नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं अकर्मक। और जो कर्ता होता है वो कर्म करता है, उसको कहते हैं सकर्मक। तो ये अकर्मक सकर्मक में यही डिफरेंसेस आ जाए कि एक में कर्म नहीं होता, एक में कर्म होता है। तो यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन है कि उसका सिर खुजलाता है, ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर रहा है, खुजलाता है। एंड नेक्स्ट है कि वो अपना सिर खुजलाता है,
हाँ, उसका सिर खुजलाता है वहाँ पे, यहाँ पे वो अपना सिर खुजलाता है, काम कर ही रहा है। एंड नेक्स्ट है जी घबराता है। घबराता है, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली घबरा रहा है। यहाँ पे वो खुद कर रहा है काम, कोई अपने जी को कोई घबराएगा खुद तो नहीं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका खुद घबरा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन यही नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है वह लजा रही है। अरे लजा रही है, वो एक काम कर रही है, कर्म हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा जी घबराता है, जो है वह अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। हिंदी के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार कौन से यहाँ पे कवि या लेखक रचनाकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 है। ए में डॉक्टर नगेंद्र, बी में हरिशंकर प्रसाई, सी में नंद दुलारे बाजपेयी एंड डी में अज्ञे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशंकर प्रसाई। तो हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म हुआ 22 अगस्त 1922 में। देखिए याद करने का बहुत इजी तरीका है कि 22 दोनों मिल रहा है ना। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो भी 10 अगस्त। देखिए मंथ सेम है। और उनका कब हुआ था? 1995 में। 1995 में मृत्यु हुआ था और उनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को। और कहाँ हुआ था जन्म? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जगह पे हुआ था। और इनको हम जानते हैं प्रसिद्ध लेखक और हास्य व्यंग्यकार के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा जो हरिशंकर प्रसाद जितनी भी रचना है वो हास्य व्यंग्यात्मक रूप का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ब्रज भाषा और अवधी, पंजाबी और बांग्ला, एंड सी में ए और बी दोनों, एंड डी में उपरोक्त एक भी नहीं। तो इसके लिए आप लोग को फिर वो जो टेबल था वो टेबल एक बार देख लीजिए। तो आप लोग इस बोलियों में देखिए पंजाबी और बांग्ला कहीं दिख रहा है आप लोग को? पंजाबी और बांग्ला कहीं नहीं देख सकते हैं आप लोग, मतलब कि पंजाबी और बांग्ला होगा नहीं। किंतु ब्रज भाषा और अवधी, ब्रज भाषा अवधी आप लोग को बोलियां कहीं दिखी? यस, ब्रज भाषा भी दिखी और अवधी भी दिखी। इसका मतलब कि पंजाबी और बांग्ला ये हमारी बोलियां नहीं है हिंदी की। तो बोलियां कौन कौन सी है? ब्रज भाषा और अवधी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी, पंजाबी और बांग्ला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 33, 40, 25, 45। तो बता दूं कि आप लोग को हिंदी के उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं। कुल 45 वर्ण होते हैं। इन 45 वर्णों में 10 होते हैं स्वर वर्ण और 35 होते हैं व्यंजन वर्ण। तो ये इनमें से आप लोग याद करिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने स्वर वर्ण होते हैं और कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। तो उच्चारण के आधार पे पूछा जा रहा है। तो उच्चारण के आधार पे स्वर हो जाएगा 10 और व्यंजन जो व्यंजन होता है वो होता है 35। ओवरऑल कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा पूछा है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। यहाँ पे ना स्वर पूछा है ना व्यंजन। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कितना? कुल 45 होगा। कुल 45 होते हैं वर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131। रामचरितमानस किसकी रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन सूरदास, तुलसीदास, कबीर और रैदास। तो रामचरितमानस किसकी होगी? तो तुलसीदास की। ये और एक बात इनके बारे में जान लीजिए कि रामचरितमानस की भाषा क्या होगा? तो वो होता है अवधी। इतना क्वेश्चंस आप लोग का कभी कभी पूछ सकता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 132 कि आ का उच्चारण स्थल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आ का उच्चारण स्थल होता है कंठ, क्योंकि कंठ जो होता है, कंठ से होता है कुल हमारा ये आ और क वर्ग। क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। इतना जो होता है ये उच्चारण स्थल इसका हो जाता है कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वर, क्योंकि ये जो स्वर ध्वनियाँ होती है इसके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होती है। किंतु वही जो व्यंजन होती है वह ध्वनियाँ उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेती है, इसीलिए यह जो स्वर होता है ये स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का आशय है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, बी में अनजाने से दूर रहना उचित है, एंड सी में अवगुण की चर्चा करना, एंड डी में दुविधा में पड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, मतलब कि दोनों क्या मजे में ही रहते हैं। अनजान सुजान सदा कल्याण।
ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर। तो 135 क्वेश्चन है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना। आप लोग यदि बच्चों को कुछ लिखना सिखाने से पहले आप लोग उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उसको जिज्ञासा उत्पन्न करना पड़ेगा। न कि उसको पहले बाराखड़ी सिखाएंगे, ना अक्षर सिखाएंगे, ना उसको कुछ ऐसा एक्टिविटी कराएंगे, नहीं, पहले उसको उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना होगा लिखने के लिए, तब जाके इसका पहला हमारे स्टेप आ जाता है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 136 नंबर कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। हालांकि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पेपर 2 जो लैंग्वेज हिंदी था उसमें सॉल्व किए थे और सीखे भी थे कि जो उच्चारण सुधारने का जो कार्य होता है सबसे पहले कौन सी कक्षा में होता है। तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देखेंगे प्रारंभिक में, क्योंकि जब छात्र उच्च आवाज़ में कक्षा में बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको बोले हुई जो आवाज़ उनको निरीक्षण करते हैं। जब वो गलत बोलता है तो तुरंत उसको हम बोलते हैं कि वो ये ना होता है, इस तरह से उसको शब्द को बोला जाता है। हालांकि हम लोग सबसे पहले प्रारंभिक कक्षा में ही उसको उच्चारण सुधारने में हम लोग सहायता करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर। गोदान उपन्यास किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन से अज्ञेय, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो गोदान जो है वो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। और ये गोदान का रचना कब हुआ था प्रकाशन? तो 1936, याद रखिएगा 1936 में हुआ था। और यह जो उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य, संत प्रेमानंद, रैदास, रामानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 139 देखेंगे। क्रोध किसका निबंध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्रोध उपन्यास है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्या है कि भाषा शिक्षण की विधि है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है: अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। हालांकि ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था पेपर 2 का जो लैंग्वेज 1 हिंदी था उसमें सेम क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी भाषा शिक्षण की विधि होता है। क्योंकि अनुकरण विधि है, अनुकरण विधि में ऐसा होता है कि जो बच्चे जो हमारे द्वारा जो बोला गया शब्द होगा उसको दोहराएंगे नहीं, अच्छे से अनुकरण नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे, ये तो होगा ही। एंड नेक्स्ट जो आगमन निगमन विधि है, इस विधि में भी कुछ अनुभव, कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ नियम को हम लोग सिखाते हैं। ठीक है, और उस नियम को सिखाते हुए तब जाके बच्चे क्या बोलते हैं, सही रूप से भाषा को बोल पाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है इसमें निगमन भी एक आता है। तो निगमन में भी ऐसा होता है कि बच्चों को उदाहरण के द्वारा उन्हें कुछ नियम को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसमें होता है कि डायरेक्ट नियम करके तब उदाहरण, और इसमें होता है कि उदाहरण के द्वारा हम लोग नियम बच्चों को सिखाते हैं, तब जाके वो भाषा को अच्छी तरह से वो बोल पाते हैं। एंड नेक्स्ट होता है भाषा प्रयोगशाला। बिना भाषा प्रयोग किए हुए तो वो लोग तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि वो सही रूप से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। और इसी के लिए एक डिजिटल तकनीकी आता है, क्या चीज़ कि माइक्रोफोन, टैप रिकॉर्डर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसे उपकरणों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को भाषा सीखने में हम लोग सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका टोटल उपरोक्त सभी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141 नंबर। तो 141 में है कि लोटा छत से गिरा, कौन सा कारक है? कर्म, आपादान, करण, अधिकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपादान। ठीक है ना, आपादान जो कारक होता है ये ऐसा एक शब्द है जिसके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की किसी भी रूप से दो वस्तु को अलग अलग बोध होता है। ठीक है, लोटा छत से गिरा, जो लोटा है छत से गिर गया, यहाँ पे जो अलग हो गया है ना, जो अलग हो जाता है, जो अलग किया जाता है दो शब्दों का संज्ञा और सर्वनाम को, तो वहाँ पे आपादान कारक कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर। घोड़ा हिनहिनाता है, कौन सी क्रिया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है: प्रणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम धातु। नाम धातु क्यों होगा? क्योंकि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है उन शब्दों के अंत में जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय तो पता होगा ना, कोई शब्द के अंत में कुछ
स्पेसिफिक हमारा जो प्रत्यय होता है उनको जोड़ देंगे तो वो एक शब्द बन जाता है। तो जो प्रत्यय लगा के जो क्रिया बनती है उससे ही कहते हैं नाम धातु। तो यहाँ पे है घोड़ा हिनहिनाता है, तो घोड़ा हिनहिनाना, लास्ट में लेकिन ता लगा है, एक ता प्रत्यय लगा है ना, ये ता प्रत्यय लगने के कारण ये जो क्रिया हो जाएगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि जो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण क्या होता है, उन शब्दों के अंत में यदि ता प्रत्यय लगाएंगे तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है, नाम धातु क्रिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर, सूरदास ने किस रस को मुख्य रूप से प्रयोग किया है? तो वात्सल्य, शांत, करुण और रौद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वात्सल्य। वात्सल्य के साथ इनको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य। और इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो हो जाएगा सूरदास। और सूरदास ने किस रस को मुख्य रूप से प्रयोग किया अपने काव्यों में, तो हो जाएगा वात्सल्य। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144 नंबर, दाल गलना का आशय है तरक्की करना, मतलब निकालना, संदेह करना और विश्वास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब निकालना। जैसे कि कोई भी क्या एग्जाम्पल सुन लीजिए कि मैंने अपने भाई को दुकान खोलने के लिए बड़ी मिन्नतें की पर मेरी दाल न गली, मतलब कि वो बहुत कोशिश किया लेकिन जो उसका मतलब निकालना था कि मेरा भाई कामयाब हो सके वो दुकान खोलने में, लेकिन वो ना हो पाई। यहाँ पे हो जाएगा जो मतलब निकालना चाहता था वो नहीं हो पाई, दाल न गल पाई। तो यहाँ पे दाल गलना का होता है मतलब निकालना। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 145 नंबर। तो 145 नंबर में है कि कमायनी महाकाव्य के रचयिता, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ये जो कमायनी महाकाव्य है ये कब हुआ था, इसका रचना 1936 में। और ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है, याद रखिएगा अंतिम रचना है। और ये जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग से बिलोंग करते हैं, वो छायावादी युग के कवि हैं, इतना याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण कौशल होता है याद रखिएगा, कक्षा के बाहर तो बिल्कुल नहीं कह सकता है, कभी कोई कक्षा के बाहर कोई पढ़ाता है नहीं, कक्षा में ही पढ़ाया जाता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कक्षा के अंदर। वो कैसे, क्योंकि जो शिक्षण का जो कौशल होता है, जैसे कि कुछ स्पेशली कौशल हिंदी का होता है, याद रख लीजिए, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न सहजता कौशल, खोजपूर्ण कौशल, प्रदर्शन कौशल या फिर व्याख्या कौशल, प्रबलन कौशल, श्यामपट कौशल। ठीक है। ये जो कौशल होता है जो कि हम क्लासरूम में ही उसका उपयोग करते हैं, क्लासरूम में प्रयोग करते हैं, तो वो जो होता है कक्षा के अंदर, न कि कक्षा के बाहर। एंड नेक्स्ट देखेंगे 147 नंबर, झपट का समानार्थी है झपट, झाड़ना, छीनना, भागना, फेंकना। नहीं बोलता है कोई झपट लिया, ठीक है ना, झपट लिया मतलब कि उससे क्या कर लिया, छीन लिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे 148 नंबर, हिंदी भाषा की आदि जननी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी का जो आदि जननी मतलब कि वहाँ किससे सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। बहुत लोग कंफ्यूज से बोलेंगे पाली या प्राकृत या अपभ्रंश भी बोला, अपभ्रंश तो होगा नहीं, ये बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत होगा। ये संस्कृत क्यों होगा, क्योंकि हिंदी जो शब्द हुआ था सिंधु शब्द से आया है, सिंधु जो शब्द है शब्द से आया है, और वही बाद में जाके क्या हुआ, धीरे धीरे पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, तब जाके हिंदी हुआ। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आता है संस्कृत। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन। 149 क्वेश्चन है कि तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है, रामलला नच्छू, गीतावली, कवितावली, दोहावली। तो आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, ये जो दोहावली हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली, यहाँ पे जो तीनों रचना है, गीतावली उनकी रचना नहीं, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, तो ये जो है उनकी बृहद मतलब बड़ी रचना है, किंतु जो रामलला नच्छू है उनकी सबसे छोटी ग्रंथ माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामलला नच्छू। एंड नेक्स्ट देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? ऑप्शन है 900, 1901, 1902, 1903। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1903, 1903 ईस्वी में। और ये कब से कब तक किए थे, तो 1903 से लेकर 1920 तक, 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था, और इसी समय को इस पत्रिका का स्वर्णिम काल कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पेपर 1 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।